हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैथ्स पीवाई की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि 10 सितंबर की सिर्फ 3 रहने वाली है। जिसने प्रीवियस 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि एक सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा की दो वृत्तों की लंबाई 9 सेंटीमीटर और एक सामान्य आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या है। इफ द लेंथ ऑफ अ कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल्स इज 9 एंड दैट ऑफ अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5। इस सवाल में क्या था, इसमें लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दे रखा है जो समझ में नहीं आ पा रहा था स्टूडेंट के। एक्चुअली इस सवाल में ये पूछा है कि ये दो, एक ये सर्कल है, एक ये है, ठीक है, एक ये सर्कल है, ठीक है। इसकी जो कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट है उसकी लेंथ दे रखी है 9, और कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है ये वाली, इसकी लेंथ दे रखी है 5। तो पूछा है उसने जो बड़ी वाली रेडियस होगी और स्मॉल रेडियस, इसका गुणनफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। बस इसमें जो लैंग्वेज दे रखी थी ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, तो इसका फार्मूला तो हमें पता है कितना होता है, एक्सटर्नल टेंजेंट का फार्मूला होता है, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, टी स्क्वायर, यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दोनों लिखा दिए ना। और ये वाला जो है इसका जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती है उसका फार्मूला होता है 5 का स्क्वायर बराबर दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले को तो हो जाएगा 81 इजकल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें नीचे वाले को तो 25 इजकल टू डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये माइनस का 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। अगर इस वाले में से इस वाले को घटा दें तो कितना हो जाएगा ये, ये कितना जाएगा 11 6, और ये 56। इस डी से ये वाला डी कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचेगा, ये दो और दो 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। इस 4 से ये काट दो कितने बार, 14 बार। तो कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर यानी दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल कितना आ गया, 14। ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बताना है। तो पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो सम होता है वो कितना होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। अगर इस तरीके से देखें, एक स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, अगर ये एन स्क्वायर तक जा रहा है तो इसका फार्मूला होता है, इसके सम का फार्मूला होता है एन, एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, अगर एवरेज की बात की जाए तो इसमें एन से क्या कर देते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। तो जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो एन, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फार्मूला कितना बचता है, n+1 यानी 46 इंटू 2n+1 यानी 91, 45 दुगनी 90 और एक 91/6, तो 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, 2 से काट दो, ये 23 बार जाएगा, तो 23 एकम 23, 23 नियम 207 और 2 कितना हो जाएगा ये, 23 नियम 207 और 2 209, 209 और ये 3 डिवाइड में 3 कितना आ जाएगा, ये 6, और ये कितना बार, 2 बचा 9, 69, और फिर 2 बचा 3, 3 उतरा कितना हो जाएगा 23, तो कितने बार जाएगा ये 7 बार, पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, यानी 69.67 आ जाएगा ये होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, 1+2+3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर एन बार जाए तो कितना आ जाएगा, nn+1/2। ठीक है, और अगर इनका एवरेज निकालना होता है तो कितना होता है n+1/2। ऐसे ही अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम देखें, जो अभी क्वेश्चन में दे रखा था, एक
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 प्लस एन स्क्वायर कितना होता है एन प्लस वन 2n+1/6 और इनका एवरेज देखा जाता है तो कितना होता है n+1 2n+1/6। ऐसी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम देखा जाए तो कितना होता है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डैश 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 n³ होता है n+1। जो इसका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है उसका सिंपली क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं सिंपल n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसका एवरेज देखते हैं तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, नीचे n आएगा, n से n कट जाता है तो कितना बचता है n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, और दो फार्मूले और होते हैं। फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम कितना होता है 2 + 4 + 6 इस तरीके से देखते हैं तो कितना आता है n+1। अगर फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज होता है तो कितना आता है n+1। ये सिंपल इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये मेंस में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट 92 इवन नंबर्स का सम कितना होगा। सीजीएल मेंस में आया था मेरी वाली शिफ्ट में तो इसका होता 93। ठीक है, लेकिन इसको गलत माना था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि गलत क्या माना था। सिंपल फार्मूला होता है n+1। 92 का पूछा था तो 92 + 1 93 और मैं ये टिक करके आया था और आंसर की में मेरा आंसर ठीक था, लेकिन फिर मार्क्स टू ऑल कर दिया गया था, यानी मेरा तो ठीक था ही और बच्चों को जिसका नहीं था उनको भी नंबर मिले थे। बट मेरी समझ में नहीं आया था कि ये 92 से 93 फिर गलत क्यों था। फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम कितना होता है n² और अगर इसकी एवरेज की बात की जाए तो कितना होता है n। ये जो दो फार्मूले होते हैं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ भी सॉल्व नहीं करना होता है, n+1 और n। ठीक है, आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां हिस्सा है। ठीक है, और ब्याज प्रतिशत प्रतिशत वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये दे रखा है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो राशि का 5वां है। अगर हम अमाउंट को 5 मान लें, अगर हम प्रिंसिपल जो है वो 5 मान लें तो ऐसा ही कितना दे रखा है ऐसा ही है, फिर 1/5 1/5। अगर ये 5 है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जो टाइम दे रखा है अगर हम टाइम को आर मान लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम टाइम को एन मान लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 5 गुना है यानी 5n, यही दे रखा है ना। बस अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी। ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। ऐसा ही ये एक टी कितना है 5, आर कितना है 5n और टी कितना है n/100। ठीक है, ये 25 हो गया, ये 4 बार कटेगा। ठीक है, n² बराबर 4 तो n बराबर कितना आ जाएगा n बराबर आ गया 2। अगर n बराबर 2 आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10%। और कह रहा है कि यदि 3% बढ़ जाती है यानी 10 की जगह आप कितनी हो जाती है 3 बढ़ के कितनी हो गई 13%। 13% हो गई तो 6 वर्षों के लिए 5600 पे कितना हो जाएगा 5600 इंटू 6, 13% इंटू 6। ठीक है, ये परसेंट से 2 जीरो हट जाएंगे, 13×6 = 78। अगर इसको 13×6 = 78 या फिर इस तरीके से भी देख लेते हैं 6×6 = 36 और ये 3 बजे 6×5 = 30 और ये 333 इंटू 13, 13×6 = 78 7, 13×3 = 39 और ये 6, ये 4 आएगा 13×3 = 39 और ये 43। ठीक है, 4368। ठीक है ना, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है, लेकिन 2% मत अवैध थे। ठीक है, यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले तो जो वैध वोटों का 78% है, यानी जो उसको जो वोट मिले थे 64,974 वो वैलिड जो वोट थे वैलिड वोट का 78% है। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जो वैलिड वोट, अगर यहाँ से हम वैलिड वोट देखें, यहाँ से वैलिड वोट देखें तो कितना हो जाएगा 64,974, ये 78% है तो 100% की कितनी हो जाएगी, ये 100% की वैल्यू, यानी यहाँ से जो वैलिड वोट आ जाएंगे वो इतने आ जाएंगे। ये 64,974 ये 78% की वैल्यू है, वैलिड वोट का 78%, तो वैलिड वोट का 100% कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इसको काट लेते हैं, 83 काट लेते हैं, 83 6 बार और ये 83 कटेगा 4 बार, फिर ये 12 29 आया, 83 कटेगा 9 बार, फिर 12 बचा, फिर 83 कटेगा 9 बार, 13 में 117, फिर 10 बचा, 13 8 104। ठीक है, अब ये 6 से कट जाएगा, 6 से काट दो 8 बार, फिर ये 1 बचा 9, 6 से काट दो 3 बार, फिर 6 से काट दो 3 बार, 833। तो यहाँ से जो वैलिड वोट आए वो कितने आ रहे हैं 83,300। लेकिन ये एक्चुअल वैलिड वोट नहीं है क्योंकि 85% वोटर्स ने अपना वोट डाला था और 2% मत अवैध थे। तो ये जो वैलिड वोट है वो कितने परसेंट की वैल्यू आ जाएगी, 85% ने तो अपना वोट डाला, टोटल वोट थे, अगर इस तरीके से देखा जाए
टोटल वोट तो थे 100%, टोटल वोट थे 100%, जिसमें से 85% ने तो अपना वोट डाला, 15% ने तो वोट डाला ही नहीं, ठीक है। अब इस 85% के भी 2% अवैध हो गए, तो जो वैलिड वोट थे वो कितना थे, 85% का 1% होता है 0.85, तो 2% कितना हो जाएगा 170 यानी 1.7, ये 2% की वैल्यू हो गई 85% का 2%। तो जो वैलिड बचे वो कितने बचे, 1.7 हटा दो तो 83.3%, ये 83.3% की वैल्यू ये है, 83,300, यानी 83.3% की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 83,300, ठीक है ना। तो ये जीरो हटके यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा और ये एक बार जाएगा सीधे, तो 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,000। अब पूछा है टोटल नामांकित मतदाता, नामांकित कितने थे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,00,000, ठीक है ना, 1,00,000, ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इफ 7 cos² प्लस 5 sin² थीटा माइनस 6 बराबर 0 है, ठीक है, और जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, इस पूरे के बीच में अंडर रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकते हैं, यहाँ कर तो हम 30 भी सकते हैं और 60 भी कर सकते हैं, 30 एंड 60, लेकिन आपको पता है 30 और 60 में कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो हम सबसे पहले 45 पुट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 0 और 90 तो वैल्यू होगी नहीं, इसके बीच में है, इसके बीच में, तो 45 पुट करके देख लेते हैं। 7 cos² थीटा, यानी cos² 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, 7/2 प्लस, और sin² 45 की वैल्यू भी सेम होती है, 5/2 -6, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो 45 वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 7×5 = 12/6, 6 - 6 = 0, 0 = 0 हो गया, ठीक है, यानी 45 है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 45, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 तो है ही बाहर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर सेक थीटा कितना होता है √2 +1, टेन 45 की वैल्यू 1, और फिर √2 -1, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी 2 - 1 1, तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर ये हो जाएगा 1 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी √2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 2, ठीक है। अगर आप पहले लेक्चर से देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं अब तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस मैंने वैल्यू पुट करके किए हैं, और CGL प्री 2024 के मैक्सिमम क्वेश्चन, कह सकते हैं हम 90 से 95% क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सॉल्व हो रहे थे, किसी फार्मूले को बिना याद किए, ठीक है। तो आप एक बार वैल्यू पुट करके जरूर देखें जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस मिले, यही बेस्ट अप्रोच होती है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब ये नहीं आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, साइन स्क्वायर को 1 - cos² - 1 लिख रहे हैं, या 1 - cos² करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब पहले 45 रख के वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि एक व्यक्ति ने 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाया और दूसरा व्यक्ति है जिसने 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। पहले व्यक्ति ने 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल हो कितना गया, टोटल हो गया 16 लीटर। 16 लीटर में दूध कितना है, दूध थोड़ी बड़ा है, 10 लीटर था तो अब भी 10 है, ठीक है। पहला जो पर्सन था उसने ये किया है, 10 लीटर उसका दूध है, टोटल मिश्रण है 16 लीटर, तो उसका अनुपात, दूध का जो अनुपात हो जाएगा वो 10/16 हो जाएगा पहले वाले मिश्रण में, ठीक है। दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या किया, 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया, यानी टोटल कितना हो जाएगा 12, लेकिन दूध कितना है, दूध तो 8 ही है ना, ये दूसरा वाला हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बेस समान बना सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अब जब आप इसको काटेंगे तो दोबारा से कट के यही वैल्यू आ जाएगी, इसकी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। 5/8, इसको 4 से काट लीजिए, 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 15/15 रेशो 16, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला सवाल, एक वृत्त का केंद्रीय कोण क्या है जिसका क्षेत्रफल परिधि क्रमशः 209 सेंटीमीटर स्क्वायर और 33 63 सेंटीमीटर के बराबर है, यदि ये दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर नकारात्मक पूर्णांक है। ये जो सवाल था ना, ये एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसे एग्जाम में छोड़ना ही सबसे ज्यादा बेस्ट अप्रोच होती है, इस क्वेश्चन को एग्जाम टाइम में सॉल्व कर पाना
बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल क्या था, आप इसमें इतना टाइम गवा जाते। आप इसके अलावा और 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देते तो। फिलहाल जब यहाँ पे आया तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन ये अगर आप एग्जाम में करते ना तो इसको आपको छोड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। एक वृत्त है जिसका केंद्रीय कोण, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लगा पा रहे हैं। एक तो आप यहाँ ना यूनिट डिजिट लगा पाएंगे, ना डिजिटल सम लगा पाएंगे, और ना ही आप 11 का मल्टीपल देख पाएंगे, क्योंकि जो वैल्यू है ना वो अप्रोक्सीमेशन में दे रखी है, और वैल्यू भी इतनी ज्यादा पास पास है। ना ही आप ऑप्शन रख के सोच सकते हैं कि मैं ऑप्शन रख लूँ, आप ऑप्शन भी नहीं रख सकते। 55.5, 53.5, 51.5, 49.5, अगर आप ऑप्शन भी रखेंगे तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो एरिया जो होता है ना, दे रखा है कि इसकी जो परिधि, इसका जो एरिया एक त्रिज्य खंड है। जैसे ये मान लो कोई त्रिज्य खंड है, ये वाला कोई त्रिज्य खंड था, ठीक है, ये कोई त्रिज्य खंड है, ये थीटा है, ठीक है, ये आर है, ये वाला भी आर है। तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करने था, इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना थी कितनी होगी। तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना वो कितना होता है, देखो लेंथ ऑफ आर्क ये तो सबको पता है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, थीटा अपॉन 180 और पाई आर, ठीक है। लेकिन इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो दे रखा है कितना, 63, वो कितना हो जाएगा, ये जो 63 है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, ये आर प्लस आर यानी 2r प्लस थीटा अपॉन 180 पाई आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, इसका जो एरिया होगा, एरिया कितना होता है, थीटा, थीटा अपॉन 360, एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो जाएगा यानी 209, इसके बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर के। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 209 इंटू 360 1 बटे पाई आर स्क्वायर। ये जो थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के अगर हम इस वाले ऑप्शन, इस वाले में पुट कर दें 63 वाले में, तो कितना हो जाएगा, 63 इज इक्वल टू 2r प्लस 209 इंटू 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 180 अपॉन 180 इंटू पाई आर, इंटू पाई आर। तो इस पाई आर से ये वाला पाई आर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 63 बराबर 2r प्लस कितना हो जाएगा, ये 418, 209, और ये हो जाएगा 418 बटे आर, ठीक है। अगर आर से पूरे में मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 2r² माइनस 63r प्लस 418 बराबर 0। अब यहाँ से पहले आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन को पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव था कि आप इसे लगभग 3 से 4 मिनट भी लगा देते अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे आप, और आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं, 418 दुगनी कितना हो जाएगा, 418 पहले तो 11 से कट रहा है, इस तरह देखते हैं कितना हो जाएगा, 418 836, 836 पहले 418 जो था ना, इस 836 को लिख सकते हैं 2 इंटू 418, 418 को भी हम लिख सकते हैं 11 से काट के 11 इंटू 3 इंटू 8, ठीक है, 8 बार कटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 11 इंटू 19, ये इसके फैक्टर हो गए 836 के। तो ये कितना हो जाएगा, ये 44 इंटू 19, ये 836 के फैक्टर हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 63, क्योंकि 44 और 19 जोड़ के कितना रहा है 63, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 44 और ये माइनस का 19। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है कि ये 44 जो आया है उसे इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं यानी 22, और एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन चेंज करके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं 9.5। तो 9.5 नहीं ले सकते हम, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ दे रखा है गैर नकारात्मक पूर्णांक है, 9.5 पूर्णांक नहीं है, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो गई 22, ठीक है, आर की वैल्यू 22 हो गई। अब आर की वैल्यू 22 हम किसी एक ऑप्शन में पुट करके, किसी एक इक्वेशन में पुट करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हम इस वाले में पुट कर लेते हैं आर की वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू हटा रहा हूँ यहाँ से।
आर की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 209, ठीक है, 360, 1/पाई है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/22, ठीक है, और 1/r², यानी आर की वैल्यू है 22, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 22 × 22 ही रहने देते हैं क्योंकि कट जाएगा वो आगे, ये 11 से कट जाएगा 2 बार और ये 11 से कट जाएगा 19 बार, ठीक है, फिर ये कट जाएगा 180 बार, 180, अब ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी यहाँ बचा 121, और ये 180 को 4 से काट दो कितने बार 45 बार, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 19 × 45 × 7, 19 × 7 119, 19 × 45 अपॉन 121, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 4500 प्लस 45 प्लस 45 में कितना आ जाएगा 405, 4500 और 4500 प्लस 450 और प्लस कितना हो गया 405, तो कितना हो जाएगा 905, 955 प्लस 4500, यानी हो जाएगा 5455, 5455 अपॉन 121, ठीक है। इसको ब्रेक करके किया है मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से, 100 प्लस 10 प्लस 9, फिर उसको जोड़ लिया है, यही आएगा 5455। अब ये कितने बार, ये 5 बार तो कट नहीं रहे, 4 बार कट रहा है, क्योंकि 5 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 500 और 21 105 यानी 605, तो ये कितने बार जा रहा है 4 बार। अब यहाँ से आप सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन में 4 है, 4.49.5 डिग्री, इसके ही समथिंग आएगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया ना क्वेश्चन आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि इसे एग्जाम में सॉल्व करना उस टाइम लिमिट में रह के सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं था, अगर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एक आध क्वेश्चन जरूर आता है जो आपको एग्जाम में फंसाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यदि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग है ट्रायंगल एम ओ एन के, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक समान, सर्व अंग समान, बिल्कुल एक से होना, ठीक है। तो जो एंगल पी क्यू आर दे रखा है 82, एंगल क्यू आर पी दे रखा है 47 डिग्री, आर पी क्यू 51 डिग्री, एम ओ एन दे रखा है 5y-8 और क्यू आर दे रखा है 24, ओ एन इतना दे रखा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बताना है। तो इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती है, पता है क्यों, क्योंकि आप इस तरीके से अगर देखें ना, ये जो Q है वो O के बराबर हो जाएगा, ये P है वो M के बराबर, ये R है ये N के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू आर यानी Q, ये जो Q है वो एम ओ एन के बराबर हो जाएगा, एम ओ एन किधर है, एम ओ एन ये है, यानी पी क्यू आर 82 जो है वो एम ओ एन यानी किसके 5/-8 के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ से किसकी y की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, ये 8 हो जाएगा 90 और 5 से काट दो 18, यानी y की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है। अब जो साइड दे रखी है एक ओ एन साइड दे रखी है, ओ एन साइड किसके बराबर हो जाएगी क्यू आर के, क्यू आर दे रखी है 24 और ओ एन दे रखी है 3x प्लस वाई, इस वाई की जगह हम 43, आर पी क्यू 51 दे रखा है, पी क्यू आर पी क्यू 51 दे रखा है, आर पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा एन एम ओ के, क्यू आर जो आएगी वो ओ एन के बराबर हो जाएगी। अगर इस बाई की जगह 18 रख दे तो कितना हो जाएगा 6, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 20, ठीक है, ठीक है ना। इसकी जब ये 18 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 18, ये हो जाएगा 6, और ये 2 बार x प्लस वाई कितना आ जाएगा 20। अगला सवाल देखते हैं, यदि 7 अंकों की संख्या इतनी 8 और 5 दोनों से विभाजित है, 8 और 5 दोनों से विभाजित है, तो स्टार और हैश के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आ सकते हैं, अंक आ सकते हैं, ये है स्टार और ये है हैश। तो जब ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे या तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है, 5 नहीं आएगा क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है, अगर 8 से डिविजिबल है तो इकाई का जो अंक है यूनिट डिजिट है वो सम होना चाहिए, तो ये जो हैश हो गया इसकी जगह तो सीधे 0 आ गया, हैश की जगह 0 आ गया, ठीक है। अब कितना बचा हमारे पास 0, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 नहीं रख सकते क्योंकि 408 से डिवाइड होता है 10 नहीं कटेगा, ठीक है, 4 रख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4, क्योंकि 440
लास्ट के 3 डिजिट देखना होते हैं जब हम 8 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो 400 तो कट गया और 40 भी कट गया, 8 से 5 भी नहीं रख सकते थे हम स्टार की जगह। तो स्टार की जगह कितना हो जाएगा, ये 5 तो यूनिट पे रख ही नहीं सकते थे, स्टार की जगह कितना हो जाएगा 4, और एस की जगह हो जाएगा 0। सिंपल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत क्या है। स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत बताना है। तो स्कूल में कितने, ये कितने हैं 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 से 14, 4 18, 2 20, 4 24, टोटल 24। 24 का 6 और इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये 4 बार कटेगा और ये कितना हो जाएगा 25%, 25% है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये इंग्लिश में है। निम्नलिखित तालिका उल्लिखित वर्षों के अंत में एक शहर की जनसंख्या को दर्शाती है। पिछले वर्ष की तुलना में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वृद्धि दर सबसे अधिक है। रेट ऑफ परसेंट, परसेंट ऑफ रेट पूछा है, किस में सबसे अधिक है। तो 2019 में कितनी है, सबसे पहले 2019 में देखते हैं। 2018 में 128 थी, 128 से 134 हो गई, यानी लगभग कितनी बढ़ गई। इस तरीके से चेक करते हैं, यहाँ पे लगभग बढ़ गई हमारी 6, 6 बढ़ गई। तो 128 का 6% कितना होगा, 128 का 6%। अब 2018 में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 बढ़ गई, ठीक है। 2018 में 2017 से 2018 तक कितनी बढ़ गई, 16 बढ़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 16 है वो ज़्यादा है, यानी 2019 नहीं होगा आंसर। अब 2018, 2015 में देखते हैं, 83 से 100 बढ़ गई, यानी यहाँ पे कितना 17 बढ़ गया, कितने पे 83 पे, ठीक है। और 2015 में देखते हैं, 2015 में बढ़ी है, यहाँ पे 9 बढ़ी है, लगभग प्लस 9 बढ़ी है, कितने पे 72 पे। तो कितना हो गया 1/8, यानी यहाँ पे 12.5% बढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे 17% से भी ज़्यादा हो गई, 2016 में 17% से भी ज़्यादा हो रही है। 83, जो 17 है ना, वो 83 का 17% से ज़्यादा आएगा, लगभग 18, 19, 20% के समथिंग आएगा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज 2016 में सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 16 बढ़ी है, बट यहाँ पे 112 पे है। 112 कितना होता है, अगर 112 का 16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% होता है, 11.2, ठीक है। 112 का अगर 10% निकालेंगे तो 11.2 आ जाएगा, और 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा इसका 15%। लेकिन यहाँ पे 17% से भी ज़्यादा बढ़ी है, तो 2016 में वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ी होगी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये इंग्लिश में है। 3 sin 58/5 cos 32 प्लस 2 cos 62/5 sin 80 इज इक्वल टू, मैंने बताया था a प्लस बी जब 90 होता है, a प्लस बी जब 90 होता है तो साइन ए बराबर कॉस, साइन ए जो होता है ना वो कॉस बी के बराबर होता है। तो 58 और 32 90 हो गया, यानी साइन 58 कॉस 32 बराबर हो जाएंगे, तो 3/5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस ऐसे ही 62 और 28 बराबर हो गया तो 2/5 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो गया 5/5, 5/5 कितना होता है 1। सारे सवाल बेसिक फार्मूला और बेसिक आइडेंटिटी पे ही आते हैं, प्रीलिम्स में ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, यदि 7 tan थीटा बराबर 3 है और थीटा है और एक न्यून कोण है, थीटा यहाँ दे रखा है, इफ 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण है, तो 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं, साइन अपॉन कॉस बराबर 3/7 हो जाता है। जो हाइपोटेनियस है ना वो कॉमन होके कट जाता है, तो सिंपल यहाँ पे कर लेते हैं, साइन की वैल्यू 3 रख लेते हैं और कॉस की वैल्यू 7 रख लेते हैं। तो 15 - 7/15 प्लस 14 कितना हो जाएगा 8/29। अगर आप इसमें हाइपोटेनियस निकालेंगे ना तो वो कट जाएगा कॉमन आके, इसलिए हाइपोटेनियस का कोई रोल होता नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला सवाल देखते हैं, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी और अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्क प्राइस का अनुपात होता है। सीपी अपॉन एमपी का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 100 माइनस X% अपॉन 100 प्लस X%, यानी जो उसने छूट दी या जो प्रॉफिट हुआ, इस तरीके से निकल आता है इसमें। तो सीपी अपॉन एमपी का जो रेशो कितना हो जाएगा, 100 माइनस उसने छूट कितनी दी थी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, X% नहीं सॉरी, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट प्लस 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितनी दी थी 20, तो ये हो जाएगा 80% अपॉन
प्रॉफिट कितना हुआ 10% का, यानी 110%। तो रेशो कितना आ जाएगा 8:11। 8:11। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बकाया राशि की कुल राशि, बकाया राशि की कुल राशि, ठीक है, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। बकाया राशि यानी ये होती है एरियर्स जो देखा, ये बकाया राशि की कुल राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि, ये है बोनस की कुल राशि का कितना परसेंट है। तो ये हो गई, यहाँ पे दो जीरो दो जीरो दो जीरो सब में है, यहाँ पे भी दो जीरो है, तो दो जीरो की कोई रोल है नहीं, इन सबको हटा दो, कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 40 और 40 80, और 40 कितना हो गया 120, और 170, फिर 50 कितना हो जाएगा 220, और ये 8 5 13, और 9 22, और 3 25, और 6 31, 220 और 31, 251। ठीक है, ठीक जोड़ा है ना। और नीचे कितना आ जाएगा 23 20, और 20 40, और 20 60, और 20 कितना हो जाएगा 80, और ये 100। 8 7 15, 15 5 20, 20 और 1 21, 21 और 2 24। यानी ये 100% से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, कुछ आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया। 6 3 9 18 8 26, और 5 31, 3 5 3 8, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 5 25। ठीक है, 8 7 15 5 20, 1 21, 3 24, 2 4 6 8 10, और ये 12, 10 और ये 14, कितना हो जाएगा ये 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12। यानी ये 200 से हल्का सा ज्यादा जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो दो बार जाएगा ना, 148, 124 होगा, सॉरी ये 148, यानी ये 248, सॉरी 248, और ये है कितना 251, यानी 200% से हल्का सा ज्यादा, यानी 202.42%। 400% 300% तो होगा नहीं, 200% से हल्का सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। देन द वैल्यू ऑफ ए, इसको सॉल्व करना है, कितना हो जाएगा ये 15, 45/3 15 इंटू 4a प्लस 4a माइनस 2 प्लस 4 बराबर 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 17 प्लस 4a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा -4, क्योंकि 17 यहाँ जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, तो a बराबर -4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात कितना है। 2018 और 2015 में, 2018 में कितना है, ये कितना है ये 60, तो 2018 में है 65, और 2015 में कितना है 2015 में है 60। 65 और 60 का कितना हो जाएगा 13:12। ठीक है, अगला सवाल, ये इंग्लिश में दे रखा है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है इतना वर्ग का, ये वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो वर्ग का परिमाप होता क्या है 4a, 4a। अगर हम ऑप्शन से जाएं, और ये एक वर्ग दे रखा है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें वर्ग की साइड निकालना है, और साइड जो दे रखी है ना वो पॉलिनोमियल में दे रखी है, ये यहाँ होगा 16x² होगा। यानी जो वर्ग की कुछ भी साइड होगी, ये वर्ग की कुछ भी साइड होगी जो इस टर्म में आएगी, ठीक है, उसका पेरीमीटर निकालना है हमें। तो पेरीमीटर होता है 4a। तो हम इस तरीके से अगर जाए ना, तो 4 तो जरूर होगा ना, कॉमन जरूर आएगा 4। यहाँ पे 4 कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ अगर हम दो कॉमन ले भी लेते हैं तो 4 कॉमन आएगा, यानी तीन का कोई रोल है नहीं इसमें। तीन का कोई रोल है नहीं, जब तीन यहाँ नहीं है ऑप्शन में, कहीं तीन नहीं है क्वेश्चन में इक्वेशन में, तो तीन कॉमन कैसे आ सकता है, तो तीन तो होगा नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले ले, तो अंदर जो बचेगी वो उसकी साइड बचेगी। यहाँ से हमने दो कॉमन और ले लिया, कितना हो जाएगा ये 4। अंदर कितना हो जाएगा 5x+4। ठीक है, यहाँ से अगर दो कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा 4। अंदर कितना हो जाएगा 4x+5। तो ये साइड होगी, अगर ऑप्शन से देखें तो ये वाली साइड होगी। ये अगर इसका स्क्वायर करें, क्योंकि जो एरिया होता है ना वो साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करके ये वाली इक्वेशन आ जाना चाहिए, तब हमारा जो
ऑप्शन होगा वो सेटिस्फाई होगा। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे कितना है 16x स्क्वायर, यानी ये भी कट गया। इसका कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर में ये तो ए हो गया ना, 4a होता है ना, ये तो 4 हो गया, यानी ए साइड की वैल्यू ये होगी। तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 दूनी 40x प्लस 25, यानी ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये वाला आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 16 और 25, 16 × 25 कितना होता है, 25 × 8 = 200, यानी 400। 400 की ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ के 40 आ जाए, यानी 20 + 20। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे कितना, अगर आपको सॉल्व करना है यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 4। 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 4x प्लस 5। और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4x + 5। तो कितना हो जाएगा 4x + 5, ये इसकी साइड हो गई। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये जो साइड आ रही है वो 4x + 5 आ रही है। ठीक, इसका पैरामीटर हो जाएगा 4 × 4x + 5, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, 8x + 10 हो जाएगा। समझ में आया ना। अगला सवाल है, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या है। ये दे रखा है कि ये जो कागज का टुकड़ा है, इसको इसकी लंबाई के साथ इसकी चौड़ाई के साथ घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है। ये जो बेलन है ये, तो सबसे पहले तो इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। हम पिछले सब सवालों में 11 का मल्टीपल चेक करते आ रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये 6, ये नहीं होगा। 3 और 14, 14 - 3 11, ये हो सकता है। 2 और 2 4 5, ये नहीं होगा। और ये कितना हो जाएगा 3 8 5, 8 5 13 3 10, ये नहीं होगा। यानी अगर ऑप्शन से देखें तो एक ही आंसर होगा। ठीक है, पिछले सारे क्वेश्चंस में आप 11 का मल्टीपल से सारे क्वेश्चंस में आप आंसर टिक कर पा रहे हैं, और ये एज इट इज ऑप्शन है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। 22 सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई के साथ घुमाकर, यानी ये चौड़ाई के साथ घुमाकर एक बेलन बनाया जाता है, यानी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी है, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr = 22 हो जाएगी। तो पाई 22 से 22 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा यहाँ 7, तो कितना हो जाएगा ये आर कितना आ जाएगा 7/2। ये आर हो गई, उसकी रेडियस हो गई। ठीक है, अब 22 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये एच दे रखा है, एच दे रखा है, तो इसका आयतन कितना होता है πr²h, 22/7 r², यानी 49/4 इंटू एच, एच कितना है 50। ठीक है, ये कटेगा 7 बार, ये 11 बार, और ये 25 बार, 2 2 से काट लिया। अब कितना हो जाएगा 25 × 7 = 175। 175 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लीकेशन तो सबको करना आती होगी ना। 5 7 5 12 2, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 1 1925। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 है, एक्स बाई 120 है, तो एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई का मान बताना है। तो अगर यहाँ से एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर देखें तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x/। ठीक है, और अगर एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x/। ठीक है, तो एक्स माइनस बाई अगर निकालना है यहाँ से तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 280 अंडर रूट के अंदर, और -240, -240, तो एक्स माइनस बाई कितना आ जाएगा, एक्स माइनस बाई आ जाएगा अंडर रूट 40। ठीक है, और एक्स प्लस बाई निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 280 प्लस 240 कितना आ जाएगा, ये 0 2, और ये 4, और ये 5, 520 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 40/520। इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/√13। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। स्थिर जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल और धारा के अनुकूल जाने में और वापस आने में से 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो 105 अगर धारा के साथ चलेगा तो कितना आ जाएगा 18 और 3 21, प्लस धारा के विपरीत चलेगा तो 105/15, ये कितना हो जाएगा 21 पंजे प्लस 15 सत्ते 7 5 कितना हो जाएगा 12, उसको 12 घंटे लगेंगे। अगला सवाल। त्योहारी सीजन की बिक्री के दौरान 20% और 30% और 10% की 3 क्रमागत छूट के बाद 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक
कहाँ से वस्तु बेची जाती है? यदि ग्राहक त्योहार के मौसम में वस्तु खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? ठीक है, 1,000 रुपये था। 20% का कितना होता है? 1/5। अगर 1/5 होता है तो एक की छूट हो गई, यानी 4/5 में मिलेगी। 4/5। ठीक है। ऐसी 30% होता है 3/10। 3 की छूट मिल गई तो वस्तु कितने में मिलेगी? 7/10 में। ठीक है। 10% होता है 1/10। एक की छूट हो गई, वस्तु कितने में मिलेगी? 9/10 में। 9/10 में ये बताना है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। ठीक है। 5 से कटेगा ये 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 7 9 63, 63 दुगनी 126। 126 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50, 504। ठीक है। 504 रुपये में मिलेगी सिंपल। पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक है पाइप पी और एक है पाइप क्यू। ये भर सकता है 10 घंटे में और ये भर सकता है 15 घंटे में। ठीक है। यदि एक पाइप आर पूरी तरह से पानी से भरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर रहा है, यानी जो पाइप आर है वो खाली कर रहा है, यानी ये खाली करने वाला पाइप है। आर कितने घंटे में? 12 घंटे में खाली कर रहा है। इसको पॉइंट लगा देते हैं, ये खाली कर रहा है। प्रारंभ में टैंक खाली है। ठीक है, स्टार्टिंग में टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू को सुबह 6 बजे खोला जाता है। पी और क्यू को सुबह 6 बजे खोला जाता है, तो इसकी टोटल एफिशिएंसी मान लेते हैं 60 है। ठीक है। तो पाइप पी का +6 एफिशिएंसी है, यानी +6 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। ऐसी क्यू की +4 एफिशिएंसी है, +4। और आर की कितनी आ जाएगी? -5 एफिशिएंसी, यानी आर जो है वो 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर रहा है। सुबह 6 बजे पी और क्यू को खोला जाता है और आर को भी सुबह 9 बजे खोल दिया जाता है, यानी पी और क्यू 1 घंटे में 10 लीटर भरते हैं। और 6 बजे खोला गया और 9 बजे तक चलते रहे ये, यानी 3 घंटे चले। इन्होंने तीन कितना 30 लीटर पानी भर दिया होगा। 30 लीटर पानी भर दिया होगा 3 घंटे में, तो बचा कितना था? बचा था 30 लीटर। उसके बाद आर को भी खोल दिया गया, यानी खाली करने वाला पाइप भी खुल गया। अब तीनों पाइप खुले हुए हैं, तो टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा? अब तीनों पाइप 1 घंटे में कितनी टंकी भरेंगे? 6 और 4 10, और आर तो 5 खाली करेगा, यानी 5 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में, तो कितना टाइम लगेगा? अब 6 घंटे अब लग जाएंगे। और 9 बजे से 6 घंटे कितना? 3 बजे तक। 3 बजे पूरी टंकी खुल जाए, 3 बजे पूरी टंकी फुल हो जाएगी। 9 बजे से 6 घंटे और लग जाएंगे अब। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। के की किस मान के लिए रेखा 2x + 7 ky - 8 = 0 और x + y - 9 = 0 का कोई हल नहीं होगा? देखो, कोई हल कब नहीं होता है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, यानी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये L1 है और ये L2 है। जब ये पैरेलल हो जाती हैं तो ये कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे से, और जब कभी मीट नहीं करेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसकी इक्वेशन मैंने आपको बता दी थी, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होती है। अब इसमें आप सिंपल रख सकते हैं, A1 की जगह 2 रख सकते हैं, A2 की जगह आप 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, यहाँ पे ये 1 और ये C1 है। C1 और C2 की वैल्यू की जरूरत है नहीं, इसी से काम हो जाएगा। B1 कितना है? 7। और B2 कितना है? 1। 7 K। और B2 कितना है? 1। तो K की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 2/7। ठीक है, K की वैल्यू आ जाएगी 2/7 के लिए। इसका कोई हल नहीं होगा। और ऐसे ही होता है। यूनिक हल कब होता है? यूनिक हल तब होता है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और अनंत हल कब होते हैं? अनंत हल होते हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, यानी कोइंसिडेंस हो जाती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझाए भी थे और लिखवाए भी थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए अगर अच्छे से और समझना है तो। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब इंटरसेक्ट करती है तब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसका रिलेशन बनता है। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन था, पैरेलल हो जाती हैं। जब पैरेलल हो जाती हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जब लाइन मीट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होता है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जाती है तो हर पॉइंट पर सॉल्यूशन निकलेगा। हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं, कोइंसिडेंस। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी होती है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? D² अंडर रूट के अंदर D² -R+R का होल स्क्वायर होता है। तो D² कितना दे रखा है? 17 का स्क्वायर, -R+R 5 बार
और ये कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है तो ये 8 होगी। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है नहीं होता है, 8 15 और 17। ये पाइथागोरस फिर में तो लग रही है 8 15 17, तो ये 8 हो जाएगी। अगर इसको सॉल्व भी करना चाहे तो कर लीजिए 289, और ये कितना हो जाएगा 225। ये 4 और ये 6, तो ये 64 हो गया। अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।